अभी उनको कामयाबी नहीं हुई है। अमेरिका को टारगेट बेरोजगारी है तो लोग तंग दस्त है। उस्मान साहब कई साल लग जाते हैं, हकीकत तो सामने है। शहबाज शरीफ साहब जो है उसी कश्ती में सवार हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी सी न्यूट्रल हो गई है या गैर जानबदार हो गई है। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल खड़ी है। उसकी सुनने का हौसला नहीं रखते तो फिर आप लोगों की जुबानें भी बंद कर। कोई भी इस मुल्क में गद्दार नहीं, जो ये कहते हैं गलत कहते हैं। नैब को उठा के खड़ा कर दिया। जिस अदारे में है ना वहाँ पे हम अपना काम नहीं करते। कि जी वोट को इज्जत दो की आप बात करते थे, आपने वोटर को इज्जत नहीं दी। लोग पहले भी एक एक करके मरते चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जो आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट शहजादा उस्मान ताहिर। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान हर आने वाला मिनट, हर आने वाला घंटे के साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आ रही है। आज मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने फरमा दिया है कि हम अपोजिशन के बेंचों पर बैठेंगे। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर दिया है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारी तरफ से एक वजीर आजम के कैंडिडेट है और वजीर आला पंजाब की कैंडिडेट मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा होंगी। इसके साथ साथ पीटीए भी अपनी हिकमत अमली अपना रही है, जो कि एक आध दिन तक उनके जो फोकल पर्सन है वो कह रहे हैं जी वो भी सामने आ जाएंगे। आज का ये प्रोग्राम अहम प्रोग्राम है। आज का ये प्रोग्राम खसूसी तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हमने रखा है। गुफ्तगू करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो 16 माह की हुकूमत की है उसके ऊपर भी करेंगे, और जो 30 साल पंजाब में उन्होंने हुकूमत की है, बतौर वजीर आला पंजाब रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या वो पाकिस्तान को इन दरपेश मसाइल से बतौर वजीर आजम अगर वो बनते हैं तो वो निकाल सकेंगे। ऐसी इन्हीं चीज़ों पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सीनियर तजज़ियाकार प्रोफेसर आगा साहिद साहब को। तो आइए नाज़रीन किराम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमेशा की तरह। उस्मान भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर सर प्रोग्राम का आगाज करते हैं, ये जरा सबसे पहले फरमाइएगा, क्योंकि आज का हमारा थोड़ा सा टाइटल चेंज है कि आज हम बात करने जा रहे हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की। तो शहबाज शरीफ साहब के जो सियासी कैरियर है उसके ऊपर बात शुरू करने से पहले मैं इसमें नाजरीन को भी बताना चाहता हूं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब उनके जो है वो वजीर आज़म के कैंडिडेट होंगे, और 80-90% लोग यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आज़म आएंगे। तो आगा साहब, ये सबसे पहले फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने 30 साल वजीर आला पंजाब रहे, इनकी कारकर्दगी को आप किस नजर से देखते हैं? जी उस्मान भाई, शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए उस्मान भाई, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहां तक शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी का ताल्लुक है, देखिए इसमें किसी किस्म का उस्मान भाई शक नहीं है। देखिए मुझे बहुत तवील वक्त चाहिए उनकी खिदमात को बयान करने के लिए। मैं मुख्तसरन आपको बयान करता जाऊंगा कि आप देखिए कि पहला जो मैस ट्रांजिट मंसूबा है, ये पाकिस्तान में पहला शहबाज शरीफ साहब ने लगाया। फिर चाइना के इश्तराक से पावर प्लांट्स के कई मंसूबे लगाए। डेंगू के खिलाफ उनका जो ऑपरेशन है आज तक सबको याद है। और फिर शहबाज शरीफ साहब की खूबी ये रही कि वो कोई मंसूबा जो है अपने वक्त से पहले मुकम्मल कर लेते थे। आप मेट्रो बस को देख लीजिए, ऑरेंज लाइन ट्रेन देख लीजिए, जिसे मुखालफिन जगला बस कहते थे, फिर वो कामयाब हुआ। और ना सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि उन्होंने फिर जाके पेशावर में शुरू किया। सस्ती रोटी स्कीम देख लीजिए, आशियाना हाउसिंग स्कीम देख लीजिए। फिर सैलाबज़दा इलाकों में उनकी खिदमात जो है वो लाजवाल है। और मजे की बात यह है उस्मान भाई, करप्शन का कोई एक छोटा बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया है। मैं देखिए अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये चीन के कौंसल जनरल हैं यू बोरन, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था। वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तलीम, सेहत, दीगर शोबों में शहबाज शरीफ साहब ने गैर मामूली अंदाज में काम किया है। और पंजाब
स्पीड का इन्होंने लकब हासिल किया। जी। फिर आगे देखिए आप उस्मान भाई, मैं 2 मिनट चाहूंगा। आलमी बैंक की नायब सदर है एंटे डेकन, उन्होंने इसकी कारकर्दगी को सराहा है और कहा कि पंजाब के अवाम के लिए इन्होंने शानदार फलाही मंसूबों पर काम किया है। तो शहबाज शरीफ साहब तो 20-20 घंटे काम करके इन्होंने नए बाब कायम किए हैं। पंजाब में मुआशी तरक्की के लिए बहुत ज्यादा ये लीडिंग अप्रोच रखते हैं। तो देखिए ना, पंजाब में आज जो नजर आता है उस्मान भाई, ये उनकी गवर्नेंस का नतीजा है। मैं आपसे वक्त लूंगा 1 मिनट बस। देखिए तुर्की की जो ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि शहबाज शरीफ पंजाब की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए बेपनाह मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने शफाफियत को, आला मेयार और तेज रफ्तारी के कल्चर को फरोग देकर मिसाल कायम की है। चीनी सदर ने शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा कि ये अपनी कारकर्दगी का हामिल शख्स करार दिया है। और उस्मान भाई, ये लोग इतराज करते हैं, आपको पता है अभी पिछले दिनों जब ये पाबंदे सलासल थे तो बार बार वो जज से कहते थे कि अगर मैंने कोई करप्शन की है 1 पाई की भी, तो आप बेशक मुझे फांसी दे दें। तो देखिए उसके बावजूद भी इन्होंने जेल काटी है। और शहबाज शरीफ साहब ने, मैं ये मुख्तसरन ये कहना चाहूंगा कि वजीर आला का जो मेयार है वो इस कदर बुलंद कर दिया है कि उस्मान भाई अब वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो सख्त मेहनती रहे हैं और उनका पूरा दौर करप्शन के स्कैंडल से पाक रहा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर सब दूसरी तरफ ये भी फरमाइएगा कि हमने देखा है कि पंजाब के अंदर नौजवानों की अगर बात की जाए तो शहबाज शरीफ साहब नौजवानों में बड़े मकबूल रहे हैं। तो आप किस नजर से देखते हैं सर कि नौजवानों में वो उसकी क्या वजह थी आपकी नजर में? देखिए उस्मान भाई, ये तो दूसरी राय है ही नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप देखिए ना कि पंजाब में नौजवानों के लिए उन्होंने एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, एंट्रेंसशिप प्रोग्राम शुरू किया था। और वहां पे मैं आपको बताता चलूं कि 1000 से ज्यादा तलबा व तालिबात को कि जदीद इल्म में PhD के लिए उन्होंने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटियों में भेजना शुरू किया। फिर IT से वाबस्ता जो अफराद हैं उनको आप देखिए टैक्स से इस्तिस्ना करार दिया। फिर यूथ स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए, दूर दराज अजला में जो है यूनिवर्सिटी कैंपस बनाए गए, यूथ बिजनेस शुरू किया, ज़रूरी कर्जा स्कीमों का इजरा किया। आप देखिए ना 40 अरब रुपए, ये रिकॉर्ड है, 40 अरब रुपए के आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए हैं। और लैपटॉप स्कीम को कौन नहीं जानता कि आज देखिए ना कि उसी लैपटॉप की वजह से नौजवान जो है वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के जरिए बाइज़र रोजगार कमा रहे हैं। फिर येलो कैब का मंसूबा है, मेहरान कार है, बोलान कैरी डिब्बा है, वो फराहम किए गए। देखिए ये जहां तक जो चाइल्ड लेबर है उसे खत्म किया। मैं पढ़ रहा था कि 90,000 भट्टा जो मजदूर है उनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जा पहुंचे। तो अगर वो शहबाज शरीफ साहब कोई और 2 साल रह जाते तो शायद पाकिस्तान पंजाब से चाइल्ड लेबर का खात्मा ही हो जाता। मैं उस्मान भाई, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक दफा वो एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे तो वो एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं यहाँ पे MAO कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो और उसने बताया कि मैं वो तंदूर पे रोटियां लगाता था। तो मियाँ साहब ने मेरा वजीफा मुकर्रर कर दिया, तो मैं पढ़ा हूँ और आज मैं जो है वो प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हूँ। तो देखिए बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर है, गलगित है, बल्तिस्तान है। तो देखिए वहां पे जो तलबा तालिबात के लिए वहां की यूनिवर्सिटी, वहां के तलबा तालिबात के लिए यूनिवर्सिटियों में कोटा मुकर्रर किया। और सिर्फ कोटा नहीं मुकर्रर किया उस्मान भाई, ये हकीकत है, फ्री एजुकेशन भी दी है, हॉस्टल भी दिया है, खाना भी दिया है। तो यही वजह है कि शहबाज शरीफ जो है वो नौजवानों में चचा के नाम से और बच्चे प्यार से उन्हें कहते थे, वो बड़े मकबूल रहे हैं। इसमें तो मतलब सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जहां तक उनकी कारकर्दगी का तल्लुक है इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। ये सारे काम शहबाज शरीफ ने किए हैं, कोई दूसरा कर ही नहीं सका। जी ठीक हो गया। अगर सब दूसरी तरफ ये जरा फरमा दें कि शहबाज शरीफ साहब के पर जो है कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि केसेस खत्म करवाने के लिए उन्होंने वजारत उज़्मा जो है वो दी गई। तो आप क्या समझते हैं सर, आपकी नजर में क्या सदाकत है? उस्मान भाई देखिए, लोग यही समझते हैं कि भाई केसेस खत्म करवाने के लिए
शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम बने। मैं ये हकीकत नहीं है, और बड़े बड़े मीडिया पर्सन भी हैं इसको हकीकत तस्लीम नहीं देते हैं। मैं आपको बताता चलूं, आपके इल्म में होगा कि उन्हें ब्रीफिंग दी गई थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि अगर आपने इस मुश्किल वक्त में साथ ना दिया तो रियासत डिफॉल्ट कर जाएगी। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उस्मान भाई ये रिकॉर्ड पे है, अपने मुंह से कह रही थी कि पाकिस्तान जून तक दिवालिया हो जाएगा। और उस दौर में जो बातें करते हैं लोग, इनसे ये पूछें कि कोई बंदा उस वक्त वजीर आज़म बनने को तैयार नहीं था। यही वो शहबाज शरीफ है, यही वो शख्स है जिसने अपनी सियासत अपने मुल्क और अपने भाई पर कुर्बान कर दी। आज भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग ड्राइंग रूम में बैठकर अफसोस करते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो हमारी इन नाकामी पॉलिसियों की वजह से 20 साल पहले आ जाना चाहिए था, लेट आया है। तो शहबाज शरीफ जो है उसे उस्मान भाई हुकूमत लेने पर मजबूर किया गया, वरना अगर जो हालात थे, खान साहब की जो हुकूमत चल रही थी, अगर उनको मुद्दत पूरी करने दी जाती तो यकीन मानिए, हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज उनकी पार्टी का कोई बंदा टिकट लेने वाला ना होता जो खान साहब का हाथ चुका था। शहबाज शरीफ साहब को लोग समझते हैं कुर्बानी का बकरा बनाया गया, सारा बोझ शहबाज शरीफ के कंधों पर आया। पाकिस्तान उस दौर में बंद गली में दाखिल हो चुका था। उस्मान भाई हो सकता है डॉलर 500 से भी ऊपर चला जाता। तो शहबाज शरीफ को तो कभी भी मैं नहीं समझता कि कभी उन्हें वजीर आजम बनने की जल्दी रही है। गुलाम इसहाक के दौर में, फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में, फिर रहील शरीफ, कई मर्तबा उन्हें पेशकश हुई थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने भाई के साथ वफा निभाई है। और परवेज मुशर्रफ ने, मुझे याद है कि उसका बयान आया था, उसने कहा था कि अगर शहबाज वजीर आजम होता तो बेहतर था। तो देखिए शहबाज शरीफ जो है वो महाजराई और के कायल नहीं चाहते थे, वो महाजराई के कायल नहीं थे। और फिर आपने देखा कि दिसंबर 2022 में उनके कैरियर का बड़ा कठिन मरहला था, मगर तब भी उन्होंने इक़्तिदार की बजाय अपने भाई और जमायत को तरजीह दी है। केसेस तो पता आपको जो सियासी होते हैं तो वो तो बनाए जाते थे, हर दफा बनाए जाते रहे हैं, लिहाजा मैं नहीं समझता कि केसेस बनाने के लिए। अच्छा आगा साहब, यहाँ एक और बड़ा सवालिया निशान उठता है, जैसे कि आपने फरमाया चले उन्होंने अपनी सियासत जो है वो खो दी रियासत बचाने के लिए, लेकिन 16 माह की जो उनकी कारकर्दगी है उसके ऊपर बड़े सवालात उठते हैं। तो आप उसको किस नजर से देखते हैं सर, जो आज भी लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आज़म अगर आते हैं तो हमने तो उनको देख लिया हुआ है कि 16 माह के अंदर उनकी क्या कारकर्दगी रही है। तो सर आप किस नजर से देखते हैं उस 16 माह की कारकर्दगी को? देखिए उस्मान भाई, लोग फिर ये बात करते हैं, जब हम पंजाब की बात करते हैं, उनकी कारकर्दगी की बात करते हैं, तो फिर वो इधर आ जाते हैं कि जी उनकी कारकर्दगी जो है पीडीएम की गवर्नमेंट में बैसियत वजीर आजम इतनी मुतासर नहीं है। लेकिन देखिए जहां तक जो पंजाब का ताल्लुक है, जो पंजाब में उन्होंने काम किया उसकी तो कई मिसाल नहीं मिलती है। देखिए उस्मान भाई, जब शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली है तो देखिए उस वक्त तो पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो चुका था, और शहबाज शरीफ साहब जो है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनमें जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने फैसलों में उस्मान भाई किसी को रुकावट नहीं देते थे। जब वो वजीर आला पंजाब थे, तो तमाम फैसलों में वो खुद मुख्तार होते थे और अपनी मर्जी से काम करते थे। लेकिन जब यहाँ पीडीएम की गवर्नमेंट बनी तो वहां आपको भी पता है, सारे मीडिया को पता है कि उन्हें हर काम के लिए पीडीएम के पास जाना पड़ता था। अब देखे ना, ये पीडीएम वाले खान साहब को निकालने का क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन जो खराब मुईशत है उसकी कारकर्दगी का बोझ सारे का सारा शहबाज शरीफ पर डाल देते हैं। देखिए मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान तबाह होने से बचा है तो उस्मान भाई उसकी वजह शहबाज शरीफ है। सऊदी सफीर का आप बयान पढ़ लें, उसने कहा था कि शहबाज शरीफ की काविशों की वजह से गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल सरमायाकारी पर आमादा हुई। सऊदी अरब ने $2 अरब
अब हमारा $1 अरब इजाफी कर्जा जमा कराया उस्मान भाई, तो फिर IMF से मुआहिदा अमल में आया। मैं 1 मिनट लूंगा आपको। देखिए उस्मान भाई, ये बहरान ज़दा जो मुईशत है, ये इसमें बहुत बड़ा काम था। मैं तो कोई एक दिला देने को तैयार नहीं था। देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो तो बंद हो गया था, ये शहबाज शरीफ ने बहाल किया। अमेरिका के साथ तो आपके वो उसने तो आपको फोन तक नहीं किया, आपके प्राइम मिनिस्टर को 3 साल। तो अमेरिका के साथ तल्लुकात मामूल पर लेके आए, फिर खलीजी मुमालिक के साथ तल्लुकात आपने बहाल किए। फिर आपको पता है सरमायाकारी तिजारत में खलीजी मुमालिक के साथ जो है वो इजाफा हुआ। देखिए, और मैं ये बताता चलूं उस्मान भाई, ये शहबाज शरीफ के क्रेडिट में जाता है। उनकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ, CPEC को जिंदा किया। चीन के साथ आपको पता है, सारे मीडिया को पता है, हम प्रोग्राम करते रहे हैं कि सर्दमेरी थी, CPEC फ्रीज हो गया हुआ था। ये शहबाज शरीफ ने तल्लुकात को बहाल किया। ईरान के साथ हमारे तल्लुकात ठीक नहीं थे, फिर इसी शहबाज शरीफ ने ईरान से बिजली ली और लेकर ग्वादर को बिजली और पानी जो है उसके मसाइल को हल किया। ग्वादर की बंदरगाह है उसको बहाल किया। इसमें कोई शक नहीं है उस्मान भाई। देखे, महंगाई बड़ी है, लेकिन आप शहबाज शरीफ की जो कारकर्दगी है उसको सिर्फ महंगाई के तनाज़ुर में ना देखें। मुश्किल हालात में उन्होंने बेहतरीन कावश की है, सियासी इंतशार को कम किया है। हमारा मसला क्या है कि हम तोशाखाना, चीनी स्कैंडल और जो बिलियन ट्री के मंसूबों में जिन लोगों ने अरबों लुटे हैं उनको तो हीरो बना देते हैं, लेकिन इस शख्स की कदर नहीं करते जो पूरी दुनिया में घूमा और पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा सामने लेके आया और पाकिस्तान को दुनिया में से बचाया। तो लेकिन अगर सब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ जहरी बात है, महंगाई को अगर देखा जाए तो महंगाई की वजह से अवाम भी बात करती है। महंगाई क्यों ना कंट्रोल कर सके, ये इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए जब महंगाई, उसकी वजह ये थी कि 3.5 साल तो पौने 4 साल तो खान साहब की हुकूमत रही, और आपने देखा है कि उस वक्त सूरत हाल क्या हो चुकी थी। और IMF के साथ इन्होंने मुआहिदा किया, फिर वो मुआहिदा तोड़ दिया। उस मुआहिदा तोड़ने की वजह से बदतरीन असरात हुए। हमारी जो इम्पोर्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट खत्म हो गई, और फिर दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात भी हमारे खत्म हो गए। तो महंगाई तो बढ़ रही थी नेचुरली, अब एकदम और अचानक उसको कंट्रोल करना ये किसी के पास की बात नहीं थी। तो इसके लिए तो देखिए वक्त लगता है, टाइम लगता है कि पाकिस्तान जो है अपने ट्रैक पे आए। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो सबसे बड़ा मसला ये था हमारा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से कैसे बचाया जाए। तो शहबाज शरीफ ने ये टास्क जो है ये पूरा किया है। इसमें मैं यहां तक तो जरूर है कहूंगा, लेकिन अभी भी देखिए कि डॉलर नीचे आया है और अभी मुल्क ट्रैक पे आ गया है। अब पाकिस्तान को दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं है। अब पाकिस्तानी जो है वो बेहतर हो रही है, और इसका तो आलमी बैंक ने भी, IMF ने भी इतराफ किया है कि पाकिस्तान जो है उसकी मईशत, उसकी इकोनॉमी, उसकी सूरत हाल बेहतर हो रही है। जी अगर साहब ये जरा फरमा दें कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आज़म जरूरत है? और ये भी जरा फरमा दें कि क्या आपको लगता है जो इस वक्त पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं उससे शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को निकाल पाएंगे? उस्मान भाई, शहबाज शरीफ के क्रेडिट में जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि वो मुफाहमत की पॉलिसी चाहते हैं। वो मुहाजरे की सियासत के मुखालिफ है, और उसकी ये जो खूबी है, ये खूबी सारी सियासी जमायतों को जो है वो पसंद है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी हो या कोई और दूसरी जमायत हो, वो शहबाज शरीफ को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उन्हें पसंद करती है। तो फिर उसके अलावा वो बेहद मेहनती हैं, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव है, मुंतजिम है। देखिए शहबाज शरीफ साहब का तो उस वक्त भी कोई किरदार नहीं था कि जब उनको वो जलावतन किया गया था। तो मैं मुजीबुर रहमान शामी और सलमान गनी जो है उनके बयानात पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने उस वक्त भी मियां साहब को कई खतूत लिखे शहबाज शरीफ साहब ने, कि बहरहाल इसी खूबियों की वजह से, उनके विजन की वजह से, उनकी ईमानदारी, दयानतदारी, उनकी मेहनत, और फिर उनकी जो बेहतरीन पॉलिसीज है, जिद्दत पसंदी है,
और महाजराई की सियासत नहीं वो चाहते, मुफाहमत की पॉलिसी चाहते हैं। ठीक हो गया, मुफाहमत की पॉलिसी की आपने बात की है कि वो मुफाहमत की तरफ उनकी तवज्जो है, मज़ामत वो नहीं चाहते। लेकिन सर इस चीज के ऊपर भी बहुत से लोग उंगलियां उठाते हैं कि जिसपे मुख्तलिफ नामों से उनको पुकारा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मुफाहमत रखते हैं, इसलिए लोग उनको तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। तो आप क्या समझते हैं सर, क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात रखना या मुफाहमत की सियासत करना कोई बुरी चीज है? उस्मान भाई देखिए, पाकिस्तान की तारीख जो है उसमें तो ये जो ये तारीखी हकीकत रही है, आप इससे कैसे किसी तरह से भी आप ये छुपा नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे आप देख लीजिए, आप जुल्फकार अली भुट्टो साहब को देख लीजिए, आप मोहम्मद खान जुनेजू को देख लीजिए, आप नवाज शरीफ साहब को देख लीजिए। पाकिस्तान में जो आप इसी तरह निचले लेवल पे आप परवेज लाई साहब को देख लीजिए, चौधरी शुजात को देख लीजिए, शेख रशीद तो सरेआम कहता है। देखिए पाकिस्तान की सियासत में ये सारे के सारे जो लोग हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के ही नवाजे गए हुए थे, सवाए बेनजीर हो गए। तो देखिए वो इन्हीं के कंधों पर सवार होकर पॉलिटिक्स में आए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जहां तक शहबाज शरीफ का तल्लुक है, शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि दूसरी पार्टियों के साथ, और उसने कई दफा बर्मला इसका इजहार किया। बल्कि ये आप देखिए असेंबली में, मुझे याद आ गया, असेंबली में खान साहब इमरान खान को उन्होंने सबसे पहले जब मुबारकबाद दी और कहा कि हम आपके साथ दोस्ती का, ताउन का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि आप तो चोर हैं, आप तो डाकू हैं, आप तो ये। तो उसने तो हमेशा ये काविश की है। और इस वक्त मैं समझता हूँ जिन हालात में पाकिस्तान, जिन हालात में गुजर रहा है और जो मुआशी हमारी सूरत हाल अबतरी है, इसमें ऐसे ही शख्स की जरूरत है कि जो मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करे, मिसाके जमहूरियत की तरफ ले। देखे ना शहबाज शरीफ साहब ने कितनी दफा मीडिया पे बयान आता है उनके, आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने बात की मिसाके मुईशत आओ करें, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके कहा आओ जी मिसाके मुईशत करें। अब जब वन साइडेड, जब एक तरफ से बात हो रही है तो दूसरी तरफ से ठीक हो गया। अगर साहब यहाँ ये भी जरा थोड़ी सी रोशनी डाले कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अपने ही लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि वो मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहते हैं कि वो चौथी दफा वज़ीर आज़म बने। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी मतलब कोई उनकी राय इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि एक पार्टी है और बहुत से सहाफियों ने कॉलम भी लिखने शुरू कर दिए हैं जिसमें कहते हैं जी नून से नून निकल गई, नून से नून गायब हो गई। तो सर इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मियाँ साहब जो है, अगर वो बैसियत वजीर आजम समझते हैं, वो पार्टी के सरबराह हैं, उनका एक मकाम है, पार्टी के लीडर हैं, वोट बैंक उनकी वजह से है। लेकिन देखिए अगर मियाँ साहब ये समझते हैं कि वो इन मामलात को सुलझा लेंगे और दूसरी पार्टियों के साथ वो अपना रिलेशनशिप जो है वो बेहतर बना सकेंगे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात बेहतर बना लेंगे। देखिए 3 दफा वो वज़ीर आज़म रहे हैं, 3 दफा उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई है। अब खतरा यही है, इसी वजह से लोग डरे हुए हैं कि चौथी दफा फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, चौथी दफा हो सकता है फिर कोई पंगा ना हो जाए। तो इसीलिए लोग यही चाहते हैं कि शहबाज शरीफ है, उनका जो माजी है वो सबके साथ। तो इसी ठीक हो गया। चले कुछ और सवालात की तरफ चलते हैं। ये जरा फरमा दे कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम अपोजिशन के मंचों पर बैठेंगे और शहबाज शरीफ साहब को भी हम दावत देते हैं कि आए और हमारे साथ अपोजिशन करे। तो एक तरफ वो मैदान में आने की भी बात कर रहे हैं, ये कोई मंतक समझ नहीं आ रही सर कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है और उनका इशारा सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था, मॉडल टाउन जब स्पीच उन्होंने की है कि फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात करें। तो ये मौलाना साहब आप किस डगर पर चल पड़े हैं? उस्मान भाई देखिए, जब सीटों की ये बंदरबांट हुई है इलेक्शन के जो नताइज में, पीटीआई की सीटें जो है बहुत सी पार्टियों में डिवाइड हो गई हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है बदकिस्मती से उनको उतना शेयर नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो
यही है। अच्छा, मामला जो है वो शेर का है, उसके अलावा मामला शेर का नहीं, शेर का है। मामला शेर का है। देखिए मेरी आदत है, पहले मैं खुल के बात करता हूँ। एक तो उन्हें वो शेर नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है जी स्पीकर का ओहदा भी हमें दे दीजिए, चेयरमैन सेनेट भी हमें दे दीजिए, प्रेसिडेंटशिप भी हमें दे दीजिए, गवर्नर भी हमें दे दीजिए, फिर सिंध में भी हमारा वजीर आला है, बलोचिस्तान में भी हमारा वजीर आला होगा। तो आप मुझे बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उधर कोई फकी लेने आए हुए हैं, तो जब उन्हें आप इक़्तिदार में वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक या उनकी डिमांड के मुताबिक आप शेयर नहीं देंगे, उनकी तो बचपन से ख्वाहिश रही है कि मुझे सदर का ओहदा दिया जाए, तो जब उन्हें आप कुछ देंगे नहीं तो वो नाज और नखरे नहीं दिखाएंगे तो और क्या करेंगे। हालांकि हकीकत ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रहे हैं, और अब भी वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, और ये मुझे नाराजगी दिखा रहे हैं। वो ये मियां शहबाज शरीफ को या जरदारी साहब को नाराजगी नहीं दिखा रहे हैं, वो ये एस्टेब्लिशमेंट को दिखा रहे हैं। भाई मैं यहाँ वो प्रोफेसर साहब ये फरमा रहे हैं कि बरूनी ताकतें जो है यहाँ काम कर गई हैं, तो सर मेरी भी हंसी खुल रही है। बरूनी ताकतें सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वो अफवान जो मुज़ाकरात थे उसमें उनका किरदार था, जो मतलब, तो वो फरमा रहे हैं कि बरूनी ताकतों ने जो है मुदाखलत की है, जिस वजह से जो है ना ये काम हुआ है। तो सर इस पर क्या कहेंगे आप? उस्मान भाई देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब खान साहब के पौने 4 साल दौर में लॉन्ग मार्च के लिए, धरने के लिए नहीं निकले, तो अब जब कि उन्हें इक़्तिदार में वो बराबर हिस्सा नहीं मिल रहा है तो अब वो धरने की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ चंद रोजा बातें हैं, ये जो है वो मंजर से गायब हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर वो कहेंगे कि हमारे मामला जो है वो सुलझ गए हैं और तय पा गए हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो मैं नहीं देख रहा कि कोई इतना बड़ा इशू बनेगा। ये असल मसला वही है कि उस्मान भाई जो इक़्तिदार की शेयरिंग है वहां पे मसाइल है, और वो मसाइल हल होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा आगा साहब, दूसरी तरफ पीटीए की तरफ आ जाती है, जरा 2-3 सवालात हैं, वो भी जरा आप बता दें कि पीटीए के जो फोकल पर्सन है वो भी आकर मीडिया पर कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी मरकज में भी केपीके का उन्होंने ऐलान कर दिया है, अमीन डंडापुर का। तो सर आप क्या देख रहे हैं, ये क्या होने जा रहा है? एक तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग मैदान में है और दूसरी तरफ पीटीए जो है ये बात कर रही है। जी उस्मान भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। उस्मान भाई देखिए, पंजाब मरकज में उनकी जो आजाद है उनकी 98 या 100 के करीब सीट्स हैं, लेकिन वो सारी की सारी जो सीटें हैं उस्मान भाई वो पीटीआई की नहीं है। उनमें से बहुत ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो आजाद अरकान ने जीती हैं। लिहाजा उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो जो पीएमएलएन है वो इस वक्त सबसे बड़ी अक्सरियती जमायत के तौर पर सामने आई है। नताइज के ऊपर इतराज हो सकता है, वो एक अलग इशू है, लेकिन अददी एतबार से अगर देखा जाए तो पीएमएलएन जो है वो सबसे बड़ी अक्सरियती जमायत के तौर पर सामने आई है। उसके बाद अब वो आजाद अरकान है, फिर उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी का नंबर आता है। लिहाजा समझता मरकज में तो वो इस पोजीशन में नहीं है, और ना ही वो पंजाब में इस इतनी अक्सरियत में है कि वो हुकूमत बना सके, क्योंकि पंजाब में जो आजाद अरकान जीते हैं उनमें से जो बहुत ज्यादा अरकान है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने उनके साथ ताबन कर दिया है। तो आप नहीं समझते जो दूसरी पार्टियों से मुंतखब हुए हैं लोग, यहाँ आजाद उम्मीदवार जीत के इमरान खान साहब के जो लोग थे उनको आप अपने साथ शामिल करवा रहे हैं, तो ये गैर जमहूरी अमल है? जी हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मरकज में जबकि पीपल्स पार्टी ने उनको ताबन का यकीन दिला दिया है, तो अब कोई जरूरत नहीं बाकी रही कि आप किसी पीटीआई के मेंबर को अपने साथ मिलाएं, क्योंकि वो उनकी जो तादाद है, उनका जो फिगर है वो पूरा हो जाता है। एमकेएम को पार्टी और उसको मिला के, और अगर कहीं कोई ऐसी काविश हो रही है, ऐसा तासर दिया जा रहा है मीडिया पे कि जबरदस्ती या दबाव या लालच के तहत, देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वॉलंटियरली
खुद ही जाके ऐलान कर देते हैं और मीडिया जो है वो इसको खबर बना देता है जी के दबाव और लालच के तहत ऐसा हो रहा है। किसी किस्म की अभी तक कोई ऐसी, वैसे र्यूमर्स हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि भाई किसी ने किसी को गिरफ्तार किया हो, कोई लालच दिया हो, बोनस दिया हो, ऐसा नहीं। और जरूरत भी उन्हें नहीं है, उनका तो फिगर पूरा हो रहा है। और पंजाब में भी इसी तरह से उनकी अददी अक्सरियत जो है पूरी है। हाँ, केपीके में वो वजीर आला अपना पंजाब बना सकते हैं, वो उनका राइट है, वजीर आला केपीके बना सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अगर साहब यहाँ ये भी जरा फरमा दें कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में भी कहा जा रहा है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान भी किया है कि वो वजीर आला पंजाब की कैंडिडेट वो है। तो आप क्या समझते हैं, किस नजर से देखने हैं कि बीबी मरियम जो है वो पंजाब को संभाल पाएंगी अगर वजीर आला पंजाब बनती है? तो उस्मान भाई, हो सकता है मेरा ये जो मौक़िफ़ है ये मेरे मुस्लिम लीग नून के साथियों को पसंद ना आए। देखिए उस्मान भाई, इसमें हकीकत है कि बावजूद के बीबी मरियम जो है वो क्राउड पुलर हैं और उनके जलसे कामयाब होते रहे हैं। वो अपने बाप के साथ खड़ी रही हैं, उन्होंने बदतरीन मुश्किल हालात में पार्टी संभाली है, अपने चचा का साथ दिया है, मियाँ साहब का साथ दिया है, जेलें काटी हैं, दुख झीले हैं। तो उनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके वफादार साथी हैं, वो तो ज़ाहिर है उनके लिए एक अच्छे जज्बात रखते हैं। देखिए, लेकिन मैं ये देखता हूं कि जैसे आपको पता है खान साहब को वो अनट्रेंड थे तो उन्हें हुकूमत मिल गई, तो फिर जब भी उनसे कोई बात होती थी तो कहते थे कि भाई मुझे इल्म है, मैं जानता हूं, मुझसे बेहतर कौन जानता है। तो फिर जो हुआ वो सबके सामने है। इसी तरह उस्मान बुज़दार साहब को लेके आए, उसी तरह गुलाम हैदर वाई को लेके आए जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा ही नहीं था। तो जहां तक बीबी मरियम का तल्लक है, ना ये कभी हाउस में गई है। बस देखिए ना, 13 करोड़ आबादी का सूबा है, आप वो बीबी मरियम को लाकर क्या उस्मान बुज़दार या गुलाम हैदर वाई जैसा कोई रिमोट कंट्रोल या रबर स्टैम्प टाइप वज़ीर आला बनाना चाहते हैं? देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। पहले आपको पता ही है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बारे में अक्सरियती अवाम की राय क्या है। लोग गुस्से में हैं, लोग मायूस हैं और नफरत का इजहार भी करते हैं पीडीएम की वो जो कारकर्दगी रही है उसकी वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसा करना, एक अनट्रेंड बंदे को ला देना और उसको मुसल्लत कर देना और उसे कहना भाई लो भाई आपको वज़ीर आला पंजाब बना दिया है, तो ये तो बहुत बड़ा जुआ होगा। तो ये हालात जो है बदतरीन है, लोगों में गुस्सा है, महंगाई से तंग है। मैं बिल्कुल, और वैसे भी इसके अलावा आवाजें उठेंगी कि ये किचन कैबिनेट की आवाजें उठेंगी, आपस में बंदर बांट की आवाजें उठेंगी। तो बेहतर ये है, जैसे ख्वाजा आसिफ है, जैसे और पार्टी में बहुत से लोग हैं जो जिनकी उम्रें गुजर गई हैं। पीपल्स पार्टी भी तो देखे ना, वज़ीर आला भी बना देती है, वज़ीर आज़म भी बना देती है, सदर भी बना देती है। तो ये रवायत इनको भी लानी चाहिए, ये क्यों नहीं लाते? ये घूम फिर के हमजा पे, घूम फिर के मरियम पे, घूम फिर के अपने आप पे, वो इससे बाहर में निकल के देखे। नहीं तो मेरी बात सुने, मेरी बात है, उनकी एक सियासी कुर्बानी है। आपको इस चीज का जाती तौर पर कोई इतराज है सर मरियम के ऊपर? कुर्बानियों का मतलब ये नहीं है कि आप जो है, कुर्बानियों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, आपको जाती तौर पर कोई माजरत के साथ कोई है, कोई बता दें सर। मतलब आप बार बार आप ये कह रहे हैं कि बीबी मरियम को मतलब उस्मान भाई, तो क्या बीबी मरियम ने ये कुर्बानियां वजारत आला के लिए दी है या वजीर आला पंजाब बनने के लिए दी है या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दी है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, नेल्सन मंडेला 29 साल कैद में रहा और जो ही वो रिहा हुआ उसने इक़्तिदार जो है वो अहल लोगों के हवाले कर दिया और फिर उनसे कहा, मुझे याद है उसने कहा मैं तुमसे कुछ मांगू तो मुझे दोगे? उन्होंने कहा जी मांगे, क्या मांगते हैं? तो उसने कहा मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। तो उस्मान भाई, कुर्बानियां देने का मतलब ये नहीं है कि भाई मुझे वज़ीर आज़म पंजाब बना दीजिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। जो अहल हैं, जो इस काबिल हैं, जो मुल्क चला सकते हैं। चले सर, ठीक हो गया। 2 वजारतों की बात करते हैं, लास्ट में ये फरमा दें
कि आपको क्या लगता है कि बिलावल साहब अपनी दोबारा उसी वजारत के ऊपर जाएंगे और वजारत खजाना जो कि बड़ी अहम वजारत है जिन्होंने सारा दारोमदार चलाना होता है, तो आप क्या समझते हैं कि 16 माह के अंदर जो पीडीएम की कारकर्दगी रही है, इस दफा जो अगर नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बन जाती है तो उसमें वजारत खजाना के लिए आप किसको देख रहे हैं सर? वजारत खजाना के लिए तो जाहिर है जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं और जो चीन गोइयां हो रही हैं, उसमें तो अभी तक जो है वो डार साहब का ही नाम लिया जा रहा है और उसके अलावा अभी तक कोई दूसरा नाम उस्मान भाई सामने नहीं तो आया आप है। समझते हैं कि डार साहब जो है मुश्किलात में मतलब पूरा पिलर का रोल अदा करेंगे फिर? जी हाँ, तजर्बाकार है, मेहनती है और उन्होंने देखे उनके ऊपर भी बड़े इल्जाम लगे हैं लोगों ने उनको सिर्फ महंगाई की वजह से लोगों ने कि महंगाई बढ़ गई है। उस वक्त देखिए मुर्शिद की जो हालत थी, जब आपका मुल्क दिवालिया होने के करीब हो रहा है तो महंगाई नहीं होगी तो और क्या होगा। तो उनमें ये सलाहियतें हैं, सारी जवानी उनकी गुजर गई, सारी उम्र गुजर गई है, वेल ट्रेन है, एक्सपीरियंस्ड है, मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तान का दुख समझते हैं, लोगों के मसाइल को समझते हैं। और मेरा तो जाती ख्याल है कि ऐसे ही एक्सपीरियंस आदमी को सामने लाना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी हालत जो है वो 2 साल जो पिछले हालात थे उनसे बहुत बेहतर है और ये उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि डार साहब को ही वजीर खजाना के तौर पर लाना चाहिए, उनकी सलाहियतों से फायदा उठाना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्ट में ये जरा फरमा दें कि अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसी सूरत हाल में जिस तरह फजलुर रहमान साहब लब्बाइक तरीके इंसाफ सड़कों पर निकल आती है, तो फिर क्या देख रहे हैं वफाक के अंदर, क्योंकि इलेक्शन दोबारा होने के भी चांसेस हैं कोई? उस्मान भाई, तहरीके लब्बैक और जहां तक मौलाना फजलुर रहमान का तल्लुक है, ये मेरी बात आप नोट कर लें, डायरी पे लिख लें, ये कभी भी धरने के लिए नहीं निकल सकते हैं, लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकल सकते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, जो इनको हदायत मिलती हैं ये उसके मुताबिक अमल पैरा होते हैं। ये इस हालत में ही नहीं है, इस पोजीशन में भी नहीं है कि ये काम कर सके। हाँ, जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है तो पीटीआई में वो दमखम बाकी नहीं है। उनका जो इशू है, उनका इशू ये है कि हमारी बहुत सारी सीटों के ऊपर जो है वो धांधली की गई है, नताइज तब्दील किए गए हैं। और मैं ये समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि जो पीटीआई का ये जो मुतालबा है इस पर वो पूरा गौर फिक्र करे। इलेक्शन कमीशन के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर अवाम के वोटों पर डाका डाला गया है, अगर ऐसा किया गया है तो वो जो छीनी हुई सीटें हैं वो वापस करें। आपको पता है कि इमरान खान बार बार 4 हलकों का मुतालबा करते थे और फिर मुल्क जो है एक शदीद क्राइसिस में चला गया और बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ा और उसका खमियाजा गरीब अवाम को भुगतना पड़ा। तो ये ऐसा ना हो कि पीटीआई का जो जेन्युइन इशू है, जिन नताइज पे देखे ना, बेतहाशा लोग हैं जो फॉर्म 45 सामने रखकर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये देख लीजिए, ये जेन्युइन है और इनका फोरेंसिक करवा लीजिए, हम इसके मुताबिक जीते हुए हैं। तो ये उनका जेन्युइन इशू है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब को, इसके ऊपर आर्मी चीफ को, इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है उसको नोटिस लेना चाहिए और जो इनका राइट है उसको देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जो जमहूरियत की जो ये शम्मा है वो जलने से पहले ही ना बुझ जाए। ठीक हो गया आगे साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जी क्या कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल, जमहूरियत की शम्मा पहले ना बुझे, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब को और तमाम जिम्मेदारान जो अदारे हैं उनको देखना चाहिए। आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा हमारा एक प्रोग्राम था जिस पर हमने आने वाले वजीर आज़म के थोड़ा सा गौर किया है कि उनकी कारकर्दगी कैसी गुजरी है और आगे कैसी वो कर सकते हैं, किन मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को दरपेश है और कैसे उन हालात से वो निकल सकते हैं। कुछ सवालात रखे हमने जिसपे नाज़रीन किराम आपने मौक़िफ़ सुना प्रोफेसर आगा साजिद साहब का। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा।
तो आप सबसे गुजारिश भी है कि यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने मोबाइल्स के अंदर एप्स को डाउनलोड करें और अपने टीवी चैनल पर SM TV ग्लोबल पर अगर तो आपने कोई बॉक्स लगाया है, मैजिक बॉक्स वगैरह, तो रिसर्च करें। 24 आवर 7 डे प्रोग्राम मुख्तलिफ किस्म के जो हो रहे हैं देखें और हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिए, इसमें मजीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं। आपकी खिदमत के लिए आपकी जो जहन के अंदर बातें हैं वो अपने मेहमानों के साथ रखते हैं और उनसे मौक़िफ़ लेते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला हक और सच की बात करने की तौफीक अता फरमाए। कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। वाला पाई जो मरियम नवाज जो है इनकी बात तवज्जो से सुनी जाती है। को ज़ाहिर बड़ी समझदारी से सुना होगा। जो इमरान खान की वजह से मकबूजा कश्मीर को मोदी ने हड़प कर दिया। खत के सहारे में भी उनको कामयाबी नहीं हुई है। अमेरिका को टारगेट बेरोजगारी है तो लोग तंग दस्त हैं। उस्मान साहब कई साल लग जाते हैं, हकीकत तो सामने मियां शहबाज शरीफ साहब जो है उसी कश्ती में सवार हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी न्यूट्रल हो गई है या गैर जानबदार हो गई है। मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल खड़ी है। चीज सुनने का हौसला नहीं रखते तो फिर आप लोगों की जुबानें भी बंद कर। कोई भी इस मुल्क में गद्दार नहीं, जो ये कहते हैं गलत कहते। नैब को उठा के खड़ा कर दिया। जिस अदारे में है ना वहाँ पे हम अपना काम नहीं करते। कि जी वोट को इज्जत दो की आप बात करते थे, आपने वोटर को इज्जत नहीं दी। लोग पहले भी एक एक करके मरते चले गए।